Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are fine. I am here with you, lecture number 6 of data structures and algorithms course. Today's lecture is about mathematical preliminaries, and this is the part 1 of this series. And in today's lecture, we will discuss about sets and relations. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently, I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो आइए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि व्हाट आर सेट्स एंड व्हाट आर रिलेशन. तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन से, और उसके बाद इसको जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे. So let's begin. So what is a set? A set is a collection of distinguishable members of elements. So actually this is a group of elements collected together. So उसको हम क्या कह देते हैं? This is a set. And the members are typically drawn from some larger population known as the base type. So जो elements हम set में हम लेते हैं तो वो हम एक बेस टाइप से लेते हैं. तो वो एक दैट इज एक्चुअली अ लार्जर कलेक्शन, और उसमें उसी टाइप के और वैल्यूज भी हो सकती हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और हम अपना सेट बिल्ड करने के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं. ईच मेंबर ऑफ अ सेट इज इधर अ प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ द बेस टाइप और इज अ सेट इटसेल्फ. अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि इसमें एक तो सेट का जो मेंबर है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, हम उसको प्रिमिटिव एलिमेंट कहते हैं, जो कि बेस टाइप से बिलोंग करता है. या फिर दूसरी सूरत जो है वो ये हो सकती है कि कोई और सेट जो है वो भी उस सेट का मेंबर हो सकता है. तो ये थोड़ी सी चीज़ आपने जो है ये अपने ज़हन में रखनी है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू शुड कीप दिस इन माइंड. There is no concept of duplication in a set. So there is only one member or one element of one type in a set. इसका मतलब जो है ये है कि सेट में कोई भी वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती. Each value from the base type is either in the set or not in the set. तो जब हम बेस टाइप की बात करते हैं, दैट इज अ लार्जर कलेक्शन, उसमें से हम एक एलिमेंट को ले लेते हैं अपने सेट में, तो उसको रिपीट नहीं कर सकते सेट में. सो देर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज कि बेस टाइप में से हमने जो वैल्यू ली है या जो एलिमेंट लिया है वो तो यहाँ सेट में होगा या नहीं होगा, दैट्स इट. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी सेट में एक से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट जो एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा. ये पॉसिबल जो है नहीं है. दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द सेट. तो ये चीज़ आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है. For example, a set named P might consist of three integers 7, 11 and 42. In this case, P's members are 7, 11 and 42 and the base type is integer. तो ये clearly ये लग रहा है कि ये integers हैं, और ये एक larger जो base type से लिए गए हैं उसको हम कहेंगे integers. अब integers इनके अलावा भी हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि सिर्फ 3 integers जो हैं उनमें से हमने जो है वो ले लिए, 7 लिया है, 11 लिया, 42 लिया. अब आप देखें कि 7 भी एक बार आया है, 11 भी एक बार आया है, 42 भी एक बार आया. सो ये रिपीट नहीं हो रहे. तो अगर इस तरह से हो कि कोई एलिमेंट रिपीट हो तो वो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो उसके खिलाफ है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है सेट नोटेशन. तो ये कुछ बेसिक सेट नोटेशन है जो कि अभी इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि ये नोटेशन हमने बार बार यूज़ करनी है नेक्स्ट क्लासेस में. तो इस वजह से हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम इनको इस्तेमाल कर सकें. तो ये शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज यू कैन सी हियर, this is the basic set representation. Set elements are enclosed in curly brackets. This one. तो इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, 1 and
4। तो these are this is the basic, इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज अ सेट डेफिनेशन यूजिंग अ सेट फॉर्मर। तो ये हम इस तरह से हम इसमें लिख देते हैं कि इसमें एलिमेंट्स तो नहीं स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन जो है वो लिख देते हैं। सो दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें इस सेट में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब के सब इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना है, दिस इज ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो नॉर्मली सेट को जो है उसका नाम जो है वो हम कैपिटल में लिखेंगे। तो इट मीन दैट x बिलोंग्स टू अ सेट p। इसी तरह से ये एक दूसरी नोटेशन है। इसमें ये है कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो बिलोंग्स का साइन है इसके ऊपर एक ये क्रॉस लाइन लगी हुई है। सो इट मीन्स दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू p। और नेक्स्ट है ये एक फाई का साइन है, या इसे नल साइन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। सो अगर कोई सेट है लेट्स से क्यू और उसके आगे इस तरह से लिखा हुआ है फाई, तो इट्स मीन कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स लिखें लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं है। तो इट्स मीन दिस इज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। अच्छा, इसके बाद दिस इज सेट नेम p and it is written under between two parallel lines. So that actually represents the cardinality of the set, which means the size of set p. Size of set p of a set by we mean that how many the number of elements in the set, कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे ये एक सेट है तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो हो जाएगी 2। नेक्स्ट जो है वो हमने ये एक और हमारे पास नोटेशन है, इसमें हमने इसको इस तरह से लिखा है कि दिस मीन्स दैट, इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, P इज अ सबसेट ऑफ Q। और ये बिल्कुल उसको उल्ट करके लिखा है। और आपने ये देखना है कि जो साइज, ये जो इसके जो डायरेक्शन है वो आपने देखनी है कि टुवर्ड्स P। सो इसका मतलब ये है, ये जो सेकेंड है इसका मतलब ये है Q इज अ सुपरसेट ऑफ P। तो सबसेट और सुपरसेट का कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा आपके जहन में होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। जो सुपरसेट होता है दैट्स अ बिगर सेट, और उसमें से जो है वो हम क्या करते हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स ले लें और एक नया सेट बना लें तो हम उसको कह देंगे दिस इज अ सबसेट। तो इन दिस केस Q इज अ सुपरसेट एंड P इज अ सबसेट, और हम उसको लिखेंगे इस तरह से, P is a subset of set Q and Q is a superset of set P. And this notation, maybe this is familiar to you. This means that P union Q, which means that all those elements combined together, which are in P and Q. तो इसमें क्या होगा कि हम उनके P और Q के दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, बट देयर विल बी नो डुप्लीकेशंस, क्योंकि हमने देखा था कि सेट डेफिनेशन में ये है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज उसके अंदर नहीं होती। तो जो यूनियन सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो सेट P से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर सेट Q से बिलोंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज दिस वन विच इज द इंटरसेक्शन P intersection Q. It means that the elements that are common, that are common in P and Q, all elements appearing in P and Q, यहाँ पे आप देखेंगे और इधर है and का मतलब है कि the element should also be in P and also be in Q, दोनों में होना चाहिए। तो इस वजह से हम इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो P और Q में कॉमन होंगे। And here this is the P minus Q. This is the difference from intersection. इसमें क्या होगा कि हम उन एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे विच आर कॉमन इन P and Q, और P के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देंगे। अगर हम Q लेते हैं, जैसे Q माइनस P लेते हैं, इट मीन्स दैट कि P और Q में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और बाकी जो Q में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम ले लेंगे। एंड एक चीज़ अभी हम आगे चल के भी देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम इस तरह से लिखें P इंटरसेक्शन Q और Q इंटरसेक्शन P, दैट इज सेम, ये सेम होगा। बट इफ़ वी राइट P माइनस Q और Q माइनस P, ये सेम नहीं होगा।
अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको हम देखते हैं। ओके, छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास 3 सेट्स हैं, पी, क्यू एंड आर। तो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे आपने करना है कि थोड़ी देर के लिए लेक्चर को पॉज करें और इन क्वेश्चन का आंसर सोचें क्या है, और उसके बाद फिर जो है वो आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो जाना है। पहला क्वेश्चन ये है कि पी के आर जो है ये सेट्स हैं कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, and what is P union Q, and what is P intersection Q, what is P minus Q and Q minus P। तो इस स्टेज पे थोड़ी देर के लिए लेक्चर को, इस वीडियो को पास करें और इनके क्वेश्चंस लिख लें अपने पास कॉपी में, एंड देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई होप कि आपने अपने आंसर्स लिख लिए। तो हमारे पास 3 सेट्स थे, P, Q एंड R। तो उसमें ये है कि जो हमने डेफिनेशन पीछे देखी थी उसमें हमने कहा था कि P and Q are by definition they are sets because they are not duplicate values, और उसमें जो वैल्यूज हैं वो एक बड़ी टाइप से ली गई हैं विच इज़ दी बेस टाइप से ली गई हैं विच आर इंटीजर्स। बेस टाइप इसकी जो इंटीजर है, बट सेट R is not a set। R is not a set because it has duplicate values 494, तो 4 इसके अंदर जो है वो रिपीट हो रहा है, so this is not according to the definition of set, so R is not a set। एंड कोऑर्डिनलिटी क्या है P एंड Q की? P की कोऑर्डिनलिटी 3 है और Q की 2 है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q आर 2। तो इस वजह से हम कहेंगे कि P की कोऑर्डिनलिटी 3 होगी और Q की जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज P यूनियन Q। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वो एलिमेंट्स जो कि P में भी हैं और Q में भी हैं उनको मिला के लिख देंगे और डुप्लीकेशन को हम रिमूव कर लेंगे। जैसे कि P में 2 3 5 था और Q में जो है 5 एंड 10 है, तो 5 एक दफ़ा आएगा, 5 दो दफ़ा नहीं आएगा। अब इसमें आपने चीज़ देखनी है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं जो P यूनियन Q के हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ तो P से बिलोंग करते हैं और यहाँ फिर Q से बिलोंग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी क्लियर एविडेंट फ्रॉम हियर। एंड देन P इंटरसेक्शन Q विच इज़ 5, बिकॉज अगर आप देखें तो P और Q में जो है सिर्फ 5 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो इट मीन्स दैट P इंटरसेक्शन Q इज 5। ओके, नेक्स्ट इज P माइनस Q। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से जो है वो लेके चलेंगे कि इसमें आपने क्या देखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं P और Q में वो आपने रिमूव कर देंगे, और अगर हम P माइनस Q ले रहे हैं तो जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो अब आप देखेंगे P माइनस Q में दिस इज 2 एंड 3 हमारे पास बचा है, क्योंकि 5 वाज कॉमन बिटवीन P एंड Q, सो 5 वाज रिमूव्ड और बाकी सिर्फ बचा है 2 एंड 3, तो दैट इज आवर आंसर। और इसके बाद जो है वो हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो है वो हमने देखना है व्हाट इज Q माइनस P। तो इसमें अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या है कि Q इज फर्स्ट एंड P उसके बाद आएगा, तो इन दोनों में अगेन जो है वो 5 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो Q में है बाकी बचेगा 10, सो आवर आंसर इज 10। सो Q माइनस P इज 10। तो यहाँ पे एक चीज़ एविडेंट हो रही है जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताई थी कि P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, बिकॉज हम इसमें वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होगा, बट P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू Q माइनस P। यहाँ पे आपको देख लिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू Q माइनस P, हाउएवर P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, तो वो सेम होंगे। तो इस चीज़ को आपने जो है वो जहन में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, एंड दैट इज इसमें हम कंटिन्यू करेंगे सेट्स और रिलेशन को।
द पावर सेट ऑफ अ सेट S इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स फॉर S। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सबसेट की और सुपरसेट की। तो उसमें क्या होगा कि हम एक पावर सेट बनाएंगे जिसमें S के तमाम पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो सपोज आप करें कि S में 3 एलिमेंट्स हैं A B एंड C। अब हम इसका जब पावर सेट बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि उसमें आप देखें कि ये हमारे पास दिस इज द पावर सेट और इसमें वो तमाम सेट्स हैं विच आर सबसेट्स ऑफ S। तो सबसे पहले इसमें फाई होगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये चीज़ बेसिक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें वो सेट्स हैं जिसमें एक एक एलिमेंट है, दिस वन। फिर हमने देखा कि इसमें दो दो एलिमेंट्स हैं एंड देन इसमें हमने देखा कि ये सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो है ये हमने देखा है कि एस जो है वो अपना भी सबसेट होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ द पावर सेट। इसमें वो तमाम सेट्स तमाम जो हैं वो सेट्स हैं जो कि एस के सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। A collection of elements with no order like a set but with duplicate valued elements is called a pack. अब हमने सेट में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। तो अगर कोई ऐसा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं सेट नहीं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन, दैट इज देयर शुड बी नो डुप्लीकेशन इन द सेट। लेकिन अगर उस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे, हम उससे कहेंगे दैट इज अ पैक। फॉर एग्जांपल हमने एक लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास एक हमने एक कलेक्शन दी थी 494। तो हमने कहा था कि सेट नहीं है। रीज़न वाज दैट बिकॉज उसमें एक वैल्यू थी 4 विच वाज रिपीटिंग। तो हमने इसको कहा था कि दिस इज नॉट अ सेट, लेकिन वो सेट नहीं है, वो क्या है, उसको हम बैक कह सकते हैं कि दिस इज अ बैक। तो आर इज अ बैक। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने बैक और सेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया है कि उनके लिए जो ब्रैकेट्स हैं वो डिफरेंट यूज़ किए हैं। नॉर्मली जो सेट्स हैं हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जो बैक है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये सिर्फ एक नोटेशन का डिफरेंस है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो है ये सेट है या बैक है। तो एक तो निशानी बैक की ये होगी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी और दूसरी निशानी उसमें क्या है कि द बैक विल बी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये उसकी दूसरी निशानी जो है वो हो गई। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद एन ऑर्डर एंड विच मे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूड एलिमेंट्स। अब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि एक बैग था जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू थी बट देयर वाज नो ऑर्डर। हमने उसमें कुछ नहीं कहा था कि इसमें ऑर्डर नहीं है, हमने ऑर्डर का जिक्र नहीं किया था। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर। तो अगर हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें हम ऑर्डर की भी बात करें कि ऑर्डर इज डज मैटर, तो हम उसको कह लेंगे कि दिस इज अ सीक्वेंस। और उसमें एक और रिलैक्सेशन होती है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो अलाउड होती हैं, देयर आर डुप्लीकेट वैल्यूज। अ सीक्वेंस इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ टुपल और अ वेक्टर। मे बी आपने ये चीज़ पहले सुनी होगी, अगर नहीं है तो ये आपके लिए जो है वो नई चीज़ है कि हम उसको सीक्वेंस को टुपल भी कहते हैं या वेक्टर भी कहते हैं। इन अ सीक्वेंस देयर आर जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। सेट में अब क्या है कि सेट में देयर इज नो ऑर्डर, बैक में देयर इज नो ऑर्डर। बैक में डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं बट देयर इज नो ऑर्डर। तो इसलिए अगर हम एलिमेंट की पोजीशन को चेंज भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस में क्या है कि इसमें जो है वो एलिमेंट्स की पोजीशन उनके ऑर्डर से फ़र्क पड़ेगा। सो एलिमेंट्स एट जीरो पोजीशन, एक एलिमेंट है उसकी साथ पोजीशन है जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर जो है वो होंगे, तो उसकी पोजीशन जो है वो उस पर जो है वो फ़र्क पड़ेगा, वो भी उसको भी हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, ये अब एक और इसमें हम देखें कि हमने इसको डिफरेंट टाइप की इट्स काइंड ऑफ ब्रॉड एंगल ब्रैकेट, तो इसको हमने सीक्वेंस को हमने इस तरह से लिखा है।
तो हमारे पास ये दो सीक्वेंस है, वन सीक्वेंस इज 3, 4, 5 एंड 4। ऑफ कोर्स इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज इसलिए इंक्लूड की हैं ताकि आपके जहन में ये रहे कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज जो पॉसिबल हैं। इज अ सीक्वेंस एंड देन वी हैव अनदर सीक्वेंस व्हिच इज 3, 5, 4, 4। और दोनों सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट्स इसमें सेम है बट ऑर्डर इज डिफरेंट। So therefore these are not these sequence are not the same sequence. These are different sequence due to the order of the elements, कि उसमें order of elements जो है वो different है। तो इस वजह से हम कह देंगे कि this is a these two sequence are different sequence. Okay, our relation R over set S is a set of ordered pairs from S. Ordered pairs अब क्या होंगे कि उसमें दो एक सीक्वेंस में दो एलिमेंट्स उसमें होंगे और वो हम S एक सेट S से लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है S, दिस इज अ सेट, S इज अ सेट A B C, और उसमें से हमने एक रिलेशन ली है। और आप इसमें देखेंगे इसमें हमने ऑर्डर पेयर अब देखें कि हर सीक्वेंस में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो सीक्वेंस है दिस इज ए एंड सी, दूसरा सीक्वेंस है दिस इज बी एंड सी, एंड द थर्ड सीक्वेंस सी एंड बी। तो हमने कहा था कि ऑर्डर सीक्वेंस में मैटर करता है, तो इसलिए बी एंड सी और सी एंड बी ये आपस में बराबर जो है वो नहीं है। तो दिस इज अ रिलेशन, इसको हम कह देंगे दिस इज अ रिलेशन। इफ टुपल, हमने कहा था कि सीक्वेंस को हम टुपल भी कह देते हैं या हम उसको जो है वो हम उसको एक वेक्टर भी कह देते हैं। इफ टुपल x एंड y इज इन रिलेशन r देन वी मे यूज द इंफिक्स नोटेशन x r y। तो इस तरह से लिखने या x r y लिखने इज द सेम, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। We often use relations such as the less than operator on the natural numbers which includes ordered pairs such as 1 3 2 3। अच्छा, इसमें क्या है कि instead of writing like this one, इस तरह की बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 less than 3। तो this is clear कि 1 is always less than 3, similarly 2 is less than 3। तो आप इस नोटेशन में लिख लें, इस नोटेशन में लिखें, सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी कैन नॉट राइट दिस वन एज 3 लेस देन 2। ऑफ कोर्स 3 इज नॉट लेस देन 2, या इसको जो है वो हम नहीं लिख सकते कि 2 इज लेस देन 2, बिकॉज 2 इज नेवर लेस देन 2, 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑब्वियस। तो इसलिए जो है वो हम इसको इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं। बट वी विल कॉमनली यूज दिस टू नोटेशन, आइदर दिस वन or this one. Okay, next we will discuss some properties of relations. तो इसमें जो पहली है वो ये है कि R is reflexive if there is a tuple A R A for all A belongs to S। तो हमारे पास एक सेट है S, उससे हमने एक टुपल लिया है, हमने एक सीक्वेंस लिया है और उसको हमने इस फॉर्म में जो है वो हमने लिख दिया, तो वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव। इसमें आप देखें कि इसमें जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस वन एंड दिस इज सेम। सो ऑफ कोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड देन R is symmetric if whenever A or relation B then B relation R। तो अगर ये इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो इट्स द सेम, इट्स मीन्स द सेम, तो हम इसको कह देंगे दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। देन वी हैव अ एसिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें ये है कि हमारे पास जो है वो इसी तरह से है कि ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन आर है, बट दीज आर टू डिफरेंट रिलेशन, these are these are two different sequences। ये डिफरेंट सीक्वेंस है और ये डिफरेंट सीक्वेंस है। इसमें आप कह सकते हैं कि A is not equal to B, so this is anti-symmetric, this one is symmetric। इसमें क्या होगा कि A and B are equal, so if you change the position then there is no difference in the sequence or in the relation, there is no difference। And A is transitive if whenever A relation B and B relation C then A relation C। तो इसमें ए बी और सी ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं एस से, तो इसको हम कह देंगे दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। जब हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं तो वी कॉल देम
ये आपको पता है कि ट्रांजिटिव एक लॉ होता है, दिस इज जस्ट फॉलोइंग दैट। उसकी एक एग्जांपल जो है वो ये है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, तो इसका मतलब होगा कि ए इज़ इक्वल टू सी। तो दिस इज़ द ट्रांजिटिव एक लॉ है, इक्वलिटी जो है वो ट्रांजिटिव होती है। तो ये इसका मतलब जो है वो ये है। तो नेक्स्ट इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेस देन है, लेस देन ऑपरेटर, इसको हम नॉर्मली नेचुरल नंबर्स के साथ या पॉजिटिव इंटीजर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बेस टाइप है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेस देन इज एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। एंटीसिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज देयर इज नो केस वेयर ए रिलेशन बी इज इक्वल टू बी रिलेशन ए, तो ऐसे नहीं होगा। अगर एक नंबर जो है हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं कि पहले हमने ऐसे लिखा ए इज लेस देन बी और फिर हम कह देंगे जी बी इज लेस देन ए, ऐसे हम नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट दिस टू आर नॉट सेम, सो दिस इज एंटीसिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो लेस देन इज इक्वल टू, दिस इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है विच इज़ दी रिफ्लेक्सिव, और दिस इज लेस देन इक्वल, और इसकी ट्रू होने की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू से लेस होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो बराबर भी हो सकती हैं। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इस सिंबल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस में जो प्रोग्रामिंग में आपने इन दोनों सिंबल्स को जो है वो आपने, इन दोनों ऑपरेटर्स को आपने यूज़ किया होगा। तो दिस इज एंटीसिमेट्रिक बिकॉज लेस देन सिंबल इज एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर वो इक्वल है, इक्वलिटी इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, तो इट्स मीन दैट कि दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। एंड इक्वल इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये ऑफ कोर्स इज क्वाइट ऑब्वियस, ये हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से है। And then there is another example. For example, there is a relation is a sibling of is symmetric and transitive. तो उसमें आप कह सकते हैं कि let's say there are two siblings, आप उनको कोई उनको नाम दे सकते हैं। A is sibling of B, then B is also sibling of A। तो ये क्या होगी, जिससे सिमेट्रिक होगी। और ट्रांजिटिव इस तरह से हो सकती है, सपोज देयर आर तीन बहन भाई हैं, ए को हम ए कह देते हैं, बी को कह देते हैं, सी कह देते हैं। सो इफ ए इज सिबलिंग ऑफ बी एंड बी इज सिबलिंग ऑफ सी, देन ए इज आल्सो सिबलिंग ऑफ सी, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव। एंड तो ये सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। इज अ सिबलिंग ऑफ दिस रिलेशन इज, this relation is symmetric and transitive. And if we define a person to be a sibling of himself, then is reflexive, क्योंकि वो सेल्फ सेल्फ को ही सेल्फ सिबलिंग हो रही, कि वो टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ के आई एम सिबलिंग ऑफ माई सेल्फ। एंड इफ यू डिफाइन a person not to be a sibling of himself, then it is not reflexive, then it will be it will not be reflexive. ओके, फर्दर रीडिंग के लिए आपने अपनी बुक में जो है वो तीन एग्जांपल्स देखने, दैट इज 2.1, 2.2 एंड 2.3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और इसमें हमने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम एक बुक यूज़ कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक विच इज़ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन सी प्लस प्लस। उसका थर्ड एडिशन हम यूज़ कर रहे हैं बाय डॉक्टर क्लिफोर्ड शेफर। तो इस बुक को जो है वो हम यूज़ करेंगे एज आवर टेक्स्ट बुक। तो आपने इस बुक को जो है ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसी बुक में मौजूद हैं, और आपने इनको जो है वो स्टडी करना है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं सेट्स एंड रिलेशन को। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीन कंडीशंस को पूरी कर रही है रिलेशन आर, और तो हम उसको कह देंगे, फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या है, इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, ओके।
then it should be symmetric and it should be transitive. तो अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हम उसको कह देंगे दिस इज एन equivalence relation on set R. An equivalence relation can be used to partition a set into equivalence classes. अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सेट की पार्टीशंस बना सकते हैं into equivalence classes. If two elements A and B are equivalent to each other, we write A equivalent B. तो ये ज़रा थोड़ा equal से डिफरेंट सिंबल है. इसमें तीन पैरेलल लाइंस में वो होती हैं, इक्वल में दो होती हैं तो इसमें तीन होती हैं. सो वी कॉल these two elements are equivalent to each other. और उसके लिए जो इक्वलेंस की जो कंडीशन है वो ये है कि जो जिस रिलेशन में से बिलोंग कर रहे हैं these are from a equivalence relation which is reflexive, symmetric and transitive. A partition of a set S is a collection of subsets that are disjoint from each other and whose union is S. हमारे पास एक सेट है S. हम उसकी पार्टीशन बनाते हैं. सपोज कि हम उसकी दो पार्टीशन बना सकते हैं. अब उसमें क्या होगा कि उसमें हमने दो कंडीशन फॉलो करनी है. पहली ये कि these are subsets of A, subsets of S. हमने भी शुरू में हमने देखा था कि हमारे पास एक पावर सेट होता है जिसमें S के तमाम जो है वो सबसेट उसके अंदर मौजूद होते हैं. तो हम ये दोनों सबसेट उसी में से ले सकते हैं, उस पावर सेट में से हम ले सकते हैं. तो अब उसमें हम क्या कह देंगे कि एक पार्टीशन हमने बनाई है जिसमें एलिमेंट्स जो S के हैं वही मौजूद है बट दे आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है. अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे दैट विल बी इम्पीटी सेट. तो ये उसकी है. और लेकिन जब आप उसको यूनियन उसका लेंगे तो दैट इज इक्वल टू S, वो S बन जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि देयर इंटरसेक्शन इज ऑलवेज इम्पीटी, देयर इज नो सिमिलर एलिमेंट. उनमें कोई भी सिमिलर एलिमेंट जो है वो उनके अंदर नहीं है. An equivalence relation on set S partition is set into subset whose elements are equivalent. उसका मतलब ये है कि the elements they will be equivalent to each other. They will be partitions on S. set S की partitions होंगी और वो सबसेट S के ही होंगे बट जिनके एलिमेंट्स हैं वो. नेक्स्ट हमने देखना है कि a binding relation is called a partial order if it is antisymmetric and transitive. The set on which the partial order is defined is called a partially ordered set or poset. हम उसको जो है वो कह देंगे. So the binding relation का मतलब ये है कि इसमें जो है वो दो एलिमेंट्स, हाँ इसके अंदर जो है वो दो एलिमेंट्स में उसके अंदर होंगे. तो हम उसको कह देंगे कि इस इन पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. और हम एक सेट में से लेंगे जिसको हम कह देंगे दैट इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. Elements x and y of a set are comparable under a given relation if either x are relation y or y relation x. Okay. If every pair of distinct elements in a partial order are comparable, then the order is called a total order or linear order. तो उसमें हमने भी कहा था कि कंपेरेबल कि अगर उसमें सीक्वेंस एक मौजूद है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है हमारे पास, एक्स और वाई या वाई और एक्स हमारे पास हैं, तो हम उससे कह देंगे कि दीज आर कंपेरेबल. और अगर उसमें जो है वो एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ पार्शियल ऑर्डर आर कंपेरेबल देन ऑर्डर इज कॉल्ड अ टोटल ऑर्डर और लीनियर ऑर्डर. तो इसकी जो है वो देखते हैं. दिस इज एग्जांपल 2.4 फ्रॉम योर बुक. For integers relations less than and less than equal defines partial order. तो इसमें हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये दोनों जो रिलेशन हैं दीज आर एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. Operation R is in total order. This is also in total order because for every pair of integer x and y such that x is not equal to y, either x is less than y or y is less than x. तो इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी ट्रू होगी. अगर x और y इक्वल नहीं है देन दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x इज लेस देन y या फिर क्या होगा कि y इज लेस देन x. ये दोनों चीज़ें पॉसिबल ही होंगी. तो इसी को हम कहेंगे दिस इज द
This is total order. Likewise, less than equal is also a total order because for every pair of integer x and y, um, which are in such that x and y are not equal, they are not equal, and then either x is less than equal to y or y is less than equal to x. तो ये भी जो है ये टोटल ऑर्डर में होगी. इसमें जो है वो अगर मज़ीद एक आपने एग्जांपल जो है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसको आपने देखना है. दैट इज द एग्जांपल 2.4 2.5 इन योर टेक्स्ट बुक. तो उसको जो है वो आपने देखना है. नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. अभी हमने यहाँ तक जो है वो सेट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए. ये हमने सिर्फ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए. अभी हमने इसके यूज़ केसेस डिस्कस नहीं किए कि हम इनको एक्चुअली यूज़ कहाँ करेंगे. वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाली क्लासेस में जो है वो हम उनको डिस्कस करेंगे. बट एट दिस पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होती हैं, और उसकी जो मेन डेफिनेशन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने इस कोर्स में जो है वो यूज़ करनी है. तो नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो भी इसी टॉपिक के बारे में होगी. इसका पार्ट 2 होगा और उसमें हम कुछ मिसलेनियस जो नोटेशंस हैं उसको जो है वो हम उनको डिस्कस करेंगे. सो अगर इस लेक्चर में इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी ऑन गूगल क्लासरूम और यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन सेंड मी ईमेल. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है मिलते हैं. तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़.